हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने जो ये टॉपिक लेकर आया हूँ वो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों के ऊपर है और इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा आज। और इससे पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन के ऊपर और उनके फॉर्मूले के ऊपर है वो ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये पढ़ने से पहले आप एक बार है वो उन वीडियो को जरूर देख ले ताकि आपको है यहाँ पर अच्छे से ये क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले इसमें जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर अपन को सबसे पहले पावर फॉर्मूले को समझना बहुत ज़रूरी है इंटीग्रेशन के अंदर। तो सबसे मेन फार्मूला और फर्स्ट फार्मूला जो है इसका इंटीग्रेशन का पावर फार्मूला है और इस पर है वो बहुत से क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि इसको अपन देखें पावर फार्मूला होता क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की रेज एंड डी एक्स, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे क्या है कैसे है। तो ये कोई फंक्शन है, एक्स की रेज एंड कोई फंक्शन है और इसका अपन को इंटीग्रेशन करवाना है, ठीक है। तो एक्स की रेज एंड डी एक्स और ये जो डी एक्स है वो इंटीग्रल है, ठीक है ना। जैसे कि अपन डिफरेंशिएशन करवाते हैं तो उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई। ठीक इसी तरह से डिफरेंशिएशन के अंदर और ठीक इसी तरह से इंटीग्रेशन के अंदर वो डी बाई डी एक्स यहाँ ना लगा के यहाँ पर अपन क्या लगा देते हैं, डी एक्स। अगर x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करवा रहे हैं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x तो dx, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y तो dy, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z तो dz। इस तरह से अपन है वो लिखते हैं यहाँ पर। तो x की रेज n का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है यहाँ पर x की रेज n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। जो पावर n थी उस n के अंदर है वो 1 ऐड हो गया, ठीक है ना, और वही पावर जो n प्लस 1 बनी है वो डिनोमिनेटर में भी n प्लस 1 ही आ जाएगा। और जो कांस्टेंट c है वो कांस्टेंट c अंत में यहाँ पर हमेशा इसके रिजल्ट में है वो ऐड हो जाता है, और वो क्यों ऐड होता है वो भी मैं आपको अच्छे से है वो क्लियर करूँगा, ठीक है। तो अब उसके बाद में अपन बात करते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर कुछ एग्जाम्पल लेकर और इसको क्लियर करते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ x की रेज n के जगह अपन ने 2 पावर ले ली, एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, क्योंकि जो पावर है उसमें 1 ऐड हो जाता है, ठीक है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर। तो 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। इस तरह से तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है, ठीक है ना। इस तरह से अपन और भी कोई भी पावर दे रखी है तो उसको अपन इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, चाहे कोई भी पावर हो। अब जैसे कि यहाँ पर है वो अपन रेशनल नंबर वाली पावर ले लेते हैं, एक्स की रेज 3 बाई 4 डी एक्स। जैसे इसका अपन को इंटीग्रेशन करवाना है, एक्स की रेज 3 बाई 4, तो ठीक वैसे ही काम करेगा इसमें भी। एक्स की रेज 3 बाई 4 प्लस 1 बाई 3 बाई 4 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है ना। तो इसका जो रिजल्ट है वो आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 7 बाई 4, और यहाँ जो 7 बाई 4 होगा वो है वो पलट के क्या हो जाएगा 4 बाई 7 और प्लस कॉन्स्टेंट c। यहाँ डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा 7 बाई 4 आएगा जब अपन एलसीएम लेंगे तो 7 बाई 4 है वो पलट कर क्या हो जाएगा 4 बाई 7। तो इस तरह से अपन किसी भी जो कोई भी अगर अपन को पावर दे रखी है वो तो उसको इस फॉर्मूले के द्वारा अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी पावर फॉर्मूले के बारे में जो बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है। अभी उसके बाद अपन बात करते हैं सिंबल आखिर में ये आया कहाँ से, ठीक है। तो वैसे इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, ठीक है ना। आपको कोई एरिया दे रखा होगा, एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है ना, उसका सम निकालना है अपन को जो भी है। तो इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है सम, ठीक है ना। जो भी जैसे आपको कोई डिस्टेंस दे रखी होगी, यहाँ से यहाँ तक का सम निकालना है, तो इंटीग्रेशन का जो यूज लिया अपन लेते हैं वो सम निकालने के लिए रहता है। और इस सम का ही जो फर्स्ट लेटर है एस, इस एस को ही खींच कर ये इसका जो सिंबल है वो बनाया गया है, इंटीग्रेशन का सिंबल बनाया गया है, ठीक है ना। और बाकी मैं आपको इसमें बता ही चुका हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये इंटीग्रेशन है और एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर आपको हमेशा एक फंक्शन दिया हुआ होगा और यहाँ जो पीछे जो ये है वो डी एक्स डी वाई डी जेड जिसके रिस्पेक्ट अपन को इंटीग्रेशन करवाना है वो अपन को यहाँ पर हमेशा है वो लिखना होता है। अब यहाँ पर जो ये एफ ऑफ एक्स है तो इसको अपन पढ़ते कैसे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू
थीटा, ठीक है ना। तो जिस किसी के भी रिस्पेक्ट वो बात करेगा उस रिस्पेक्ट अपन को है यहाँ पर वो इंटीग्रेशन करवाना। इस तरह से इसको पढ़ते हैं, सिंबल क्या है वो बता दिया और फॉर्मूले के बारे में आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आखिर इंटीग्रेशन है क्या। तो इंटीग्रेशन है वो एक रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना। इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। कैसे? जैसे कि अपन यहाँ पर कोई एक एग्जांपल लेकर चले, डी बाई डी एक्स स्क्वायर का अपन को डिफरेंशिएशन करवाना है। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूले पढ़ाए हैं, एक्स की रेज एन का जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें क्या होता है, एन पावर है वो आगे आ जाती है और एन में से एक है वो माइनस हो जाता है पावर में, तो एन डॉट एक्स की रेज एन माइनस वन हो जाता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, 2 है वो आगे हो जाएगा और 2 में से एक 1 जो कम हो जाएगा और तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अपने पास में क्या आया, 2x, ठीक है। अब इसी 2x का जो एक्स स्क्वायर लेकर चले और उससे जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, इसी रिजल्ट का अगर अपन इंटीग्रेशन करवाए, ये आपके फंक्शन हो गया, इस फंक्शन को उठाकर यहाँ पर रख दिया एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर इसी फंक्शन का अगर अपन इंटीग्रेशन करवाए तो क्या होगा। अब यहाँ पर हमेशा इंटीग्रेशन के सिंबल के इंटीग्रेशन के अंदर एक रूल है कि जो भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट लगा हुआ होता है, उसके मल्टीपल में जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा इंटीग्रेशन के सिंबल से है वो बाहर आ जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हो गया k डॉट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो जो k है कांस्टेंट k है वो इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर हो जाएगा और है वो यहाँ पर इस तरह से ये रिजल्ट अपन को है वो प्राप्त होगा। फिर एफ ऑफ एक्स का अपन को है वो आगे इंटीग्रेशन करवाना है फंक्शन का। तो कांस्टेंट ऑलवेज विल गो आउटसाइड फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन सिंबल, ये अपन को है वो ध्यान रखना है। तो यहाँ से यहाँ जो कांस्टेंट है वो 2 है, वो ये 2 कांस्टेंट है वो आगे आ गया और यहाँ पर एक्स डी एक्स रहेगा, सिर्फ जो है वो फंक्शन अंदर रहेगा। अब एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं लगी हुई है, तो अपन को पता है कितनी पावर होती है, 1 पावर है। तो यहाँ पर अब वापस ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक्स की रेज 1 + 1 / 1 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 डॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो यहाँ पर क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट अपने पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। कहने का मतलब क्या हुआ, जिसका अपन ने डिफरेंशिएशन करवाया था और उससे जो रिजल्ट प्राप्त हुआ था, उस रिजल्ट का ही अगर इंटीग्रेशन करवाए तो वापस वही फंक्शन प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है ना, रेसिप्रोकल है। इसी वजह से इंटीग्रेशन को है वो अपन एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का अपन को हमेशा ध्यान रखना है और भी अपन बहुत से एग्जांपल लेकर इसको क्लियर कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स क्यों है। जैसे अपने लिए और भी आप घर पे भी एग्जांपल लेकर आप इसको चेक कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप घर पे करना, डी बाई डी एक्स 3x³। इसको आप सॉल्व करके है वो देखना कि वापस जो अपन ने जो डिफरेंशिएशन अपन करवाएंगे उससे जो रिजल्ट प्राप्त होगा, उस रिजल्ट का ही अगर इंटीग्रेशन करवाएंगे तो अपने पास में वही फंक्शन वापस आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये आपको एक बार घर पे ट्राई करना ताकि और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको अभी तो है पावर फॉर्मूले के बारे में बताया, सिंबल क्या है, कैसे आया, फिर इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है, हमेशा रिवर्स प्रोसेस होगा, रेसिप्रोकल होगा किसका, डिफरेंशिएशन का। तो इसलिए इंटीग्रेशन को पढ़ने से पहले अपन को डिफरेंशिएशन के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। इसलिए मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के 2 वीडियो के अंदर है वो डिफरेंशिएशन के बारे में बताया, फॉर्मूलों के बारे में बताया। तो पहले आप उनको अच्छे से जरूर पढ़ ले। और ये 11th और 12th दोनों ही क्लासों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन के ये जो मैं जनरल जो आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये जो आपके फिजिक्स में भी बहुत काम आने वाली है 11th क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो 11th क्लास हो या 12th क्लास हो, दोनों ही स्टूडेंट के लिए ये वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो। तो आप देख लेना इसको। फिर उसके बाद एक और इसके अंदर कंसेप्ट मैंने पहले ही बताया कि इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन को जब करवाते हैं अपन, डिफरेंशिएशन करवाते हैं किसी फंक्शन, तो कांस्टेंट ऐड नहीं करते, बट इंटीग्रेशन के अंदर जब इंटीग्रेशन अपन किसी फंक्शन का करवाते हैं तो कांस्टेंट सी क्यों ऐड करते हैं, प्लस सी क्यों ऐड करते हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको है वो क्लियर करवाता हूँ कि आखिर प्लस सी ऐड क्यों करते हैं। क्योंकि अमूमन क्या होता है, हमेशा जब अपन पढ़ते हैं हाँ प्लस सी लिख देते हैं प्लस, लेकिन वो आता कैसे है, ठीक है ना। और अपने माइंड में हमेशा अगर अपन साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, क्यों शब्द है वो हमेशा दिमाग में रखो कि ये आया क्यों, कैसे आया, ठीक है ना। तब जाके सारे अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और नहीं तो फिर भेड़ चाल की तरह किसी ने कोई पढ़ा दिया, बता दिया और उसी को है वो अपन वो लिखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, हाँ रटते जा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो उसमें हमेशा डीप में जाने की कोशिश करो
ठीक है ना। तो हमेशा एक वर्ड हमेशा अपने माइंड में रखो, क्यों, ये क्यों हुआ, ठीक है ना। और क्वेश्चन जरूर करो किसी भी टीचर से जब वो पढ़ा रहे हो आपको, ठीक है। तो अब अपन पढ़ेंगे कि तो अभी मैं आपको बताऊंगा वाई वी आर यूजिंग प्लस सी इन इंटीग्रेशन सिंबल, ठीक है ना। तो प्लस सी कांस्टेंट अपन लास्ट में ऐड क्यों करते हैं, तो इसमें भी अपन एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे कि मैं यहां पर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, डिफरेंशिएशन के अंदर ही अपन पहले देख लेते हैं उसको। d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3, d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका अपन को है वो डिफरेंशिएशन करवाना है पहले। तो क्या हो जाएगा, अलग अलग कर लेंगे, दो फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है, दो फंक्शन है। तो पहले इस पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फिर सेकंड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और एक्स अपन को पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब डायरेक्ट अपन बता सकते हैं, 2 पावर आगे आ जाएगी और 2 में से एक 1 पावर है वो माइनस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, इस तरह से। प्लस है तो प्लस लगाया, माइनस है तो माइनस लगाओ। फिर यहाँ पर प्लस 3 क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का अपने डिफरेंशिएशन किया और अपन को रिजल्ट प्राप्त हुआ 2x प्लस 0। अब अपन यहाँ पर देखेंगे कि अगर जैसे अभी अपन ने पढ़ा है कि जिस किसी का फंक्शन का अपन डिफरेंशिएशन करते हैं और जो रिजल्ट प्राप्त होता है, उस रिजल्ट का अगर अपन उस फंक्शन का अगर अपन इंटीग्रेशन करवाए तो वापस कौन सा फंक्शन प्राप्त होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ही प्राप्त होना चाहिए। अभी अपन ने पढ़ा रिवर्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अपन यही लेकर, ये जो फंक्शन अपन को प्राप्त हुआ, इस फंक्शन को अपन लेकर चलेंगे और देखेंगे कि क्या वास्तव में ये फंक्शन प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है इंटीग्रेशन के अंदर। तो यहाँ पर है वो इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 0 dx। तो वही यहाँ पर भी ठीक वैसे डिफरेंशिएशन के जैसे अपन करते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं उनको अपन सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अलग प्लस माइनस जितने भी 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन हो तो अपन उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर है वी हैव टू सेपरेट ऑल दीज फंक्शंस 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx। dx को पहले वाले फंक्शन के साथ में रखा इंटीग्रेशन सिंबल के साथ, फिर dx को 0 के साथ रखा दूसरे इंटीग्रेशन सिंबल के साथ में। तो यहाँ पर अपने इनको है वो सेपरेट कर लिया। अब सेपरेट करने के बाद में हम इनका जब इंटीग्रेशन करवाएंगे तो वही कंसेप्ट एक बार, ये क्या है 2 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर आ जाता है। तो 2 और x का इंटीग्रेशन, अब तो आपको पता चल गया होगा x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 1 है तो पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर सीधा डायरेक्ट ही अपन एक्स स्क्वायर बाई 2। अब छोटी छोटी स्टेप ही नहीं करेंगे, एक बार समझ में आने के बाद में अपन डायरेक्ट उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। 0 का इंटीग्रेशन हमेशा 0 ही होता है, जैसे कि 0 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, उसी तरह से 0 का इंटीग्रेशन भी हमेशा 0 ही होता है। 0 आ गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर अपने पास में जो रिजल्ट आया वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 0। जबकि आना क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 3 आना था, जबकि आया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 0 आया। जबकि कंसेप्ट के अनुसार अपन को पता है कि हमेशा क्या होना चाहिए कि जो फंक्शन डिफरेंशिएशन का है अपन लेकर चले, जिसका डिफरेंशिएशन करवाने के बाद जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट का जब इंटीग्रेशन करवाएंगे तो वापस वो ही फंक्शन आना चाहिए। एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर आया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है तो इधर क्या आना चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस 3 आना चाहिए था। जबकि आया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 0। तो इसी को हटाने के लिए, यहाँ पर 3 लाने के लिए अपन हमेशा यहाँ पर है वो क्या करेंगे, 0 की जगह यहाँ पर अपन ने क्या लिखा, कांस्टेंट c लिख दिया। अब इस कांस्टेंट c के अंदर 3 है वो छिपा हुआ है। कांस्टेंट c ऑलवेज एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, रियल नंबर प्लस माइनस कोई भी संख्या उसके अंदर हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट c है वो आपका क्या है, प्लस 3 हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर 3 लिया मैंने, -2 भी ले सकते थे, +4 भी ले सकते थे, -7 ले सकते थे। तो जो यहाँ पर कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट ऑलरेडी इसके अंदर ही माना जाता है, ठीक है ना। इस वजह से अपन यहाँ पर है वो +c ऐड करते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो ये आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्यों अपन जो कांस्टेंट c है वो इंटीग्रेशन करवाने के बाद में उसमें ऐड करते हैं। तो इसमें और भी आप बहुत से एग्जाम्पल लेकर इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं एक और आपको होमवर्क के अंदर देता हूँ, जो आप घर पे इसको कर लेना, उससे और आपके कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। d बाई डी एक्स की पावर 4 x⁴ -8, इसको आप सॉल्व करके देखना।
कि वापस वो रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है 0 आ रहा है तो अपन क्या करेंगे। तो उससे आपके फंडा क्लियर हो जाएगा, फंडामेंटल कि कॉन्स्टेंसी अपन क्यों ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो वीडियो पहले बताया आपको, पावर फार्मूला सिंबल के बारे में बताया, इंटीग्रेशन होता क्या है, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, अपन इंटीग्रेशन के अंदर है वो प्लस सी कॉन्स्टेंट क्यों ऐड करते हैं। अभी नेक्स्ट आपको जो मैं बता रहा हूँ वो है वो इंटीग्रेशन के टाइप्स के बारे में बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले 12th क्लास की जो 9th एक्सरसाइज है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर ही है पूरी, जिसमें लिमिट नहीं होती है, लिमिट लगी नहीं होती है। यहाँ पर इनडेफिनेट इंटीग्रल को f(x) dx इस तरह से अपन लिखते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर कहीं पर भी यहाँ लिमिट नहीं लगी हुई होती है, ठीक है ना। ये लोअर लिमिट कहलाती है, अपर लिमिट कहलाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिमिट नहीं लगी हुई होती है, इसका रिजल्ट हमेशा कांस्टेंट c के अंदर आता है, मतलब प्लस c ऐड करते हैं इसके अंदर, फंक्शन प्लस कांस्टेंट c, क्योंकि लिमिट नहीं लगी हुई है। और डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हमेशा है वो लिमिट लगी हुई होती है, लिमिट a to b, ठीक है ना। a से और a और b की वैल्यू कोई भी हो सकती है यहाँ पर, तो a to b हो जाएगा और f(x) dx। अब यहाँ पर इसके अंदर कांस्टेंट c को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इसका रिजल्ट ही कांस्टेंट में आता है, ठीक है ना। तो जब रिजल्ट ही कांस्टेंट आएगा लिमिट अप्लाई करने के बाद में, तो अपन कांस्टेंट c क्यों ऐड करेंगे। और इस फंक्शन के इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर हमेशा अपन कांस्टेंट c ऐड करते हैं, ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रल का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा आता है, हमेशा एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए इसका यूज़ आता है। जैसे कि अपन बात करते हैं, ये कोई कर्व है, इस कर्व को अपन ने बोल दिया f(x), ठीक है। और ये आपका है वो x एक्सिस है, x एक्सिस, और ये आपका कर्व हो गया। अब यहाँ अपन को यहाँ से यहाँ तक ये a पॉइंट हो गया, ये b पॉइंट हो गया। अपन को इस एरिया, ये जो रिजल्ट दे रखा है इसका एरिया ज्ञात करना है, इस बाउंडेड एरिया ज्ञात करना है। वो बाउंडेड किससे है? वो बाउंडेड है एक तो फंक्शन f(x) से, जो आपका कर्व है, और दूसरा क्या हो गया x एक्सिस। तो x एक्सिस और जो फंक्शन है f(x), जो कर्व है, उससे जो बाउंडेड एरिया है वो एरिया बाउंडेड किससे किसके बीच में है? a to b, ठीक है। तो इसके बीच का जो एरिया ज्ञात करना है, तब अपन है वो इंटीग्रेशन का यूज लेंगे, इसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रल का यूज लेंगे। जैसे देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन ऑफ a to b, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। फिर उसके बाद में किस किस के बीच में ये f(x) और x एक्सिस, ठीक है ना। तो ये फिर रिजल्ट निकल जाएगा एरिया अंडर द कर्व f(x) एंड x एक्सिस, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन है वो यहाँ पर है, जब कभी कोई एरिया पूछते हैं, एक या दो से ज़्यादा मतलब ये अपन को कर्व दे रखे होते हैं, तो उनसे जो बाउंडेड एरिया होता है वो अपन को निकालने के लिए मोस्टली अपन इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। और इसके ऊपर जो इंटीग्रेशन के लिए जो एरिया ज्ञात करने के लिए जो अपन पढ़ेंगे वो है आपकी क्वाड्रेचर एक्सरसाइज है, वो आई थिंक 8th एक्सरसाइज है आपकी। तो उसमें अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे अपन बाउंडेड एरिया निकालते हैं, एक कर्व के लिए, एक से ज़्यादा कर्व के लिए, एक अगर आपको एक कर्व और एक लाइन दे रखी है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में अपन डिटेल से है वो क्वाड्रेचर वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अब मैंने आपको इसमें है जो एक सबसे पहले केवल एक पावर फॉर्मूले के ऊपर आपको मैंने ये सारी इतनी जानकारी दे दी है, जो एक बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक जानकारी इंटीग्रेशन के ऊपर है। अब मैं आपको नेक्स्ट है वो इंटीग्रेशन के और भी दूसरे जो फॉर्मूले हैं उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। और ये वीडियो 11th और 12th दोनों ही क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो आप इसको नोट करें और अच्छे से समझें और रिवाइज करें, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।